वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। तो आज हम मिल रहे हैं चैप्टर 1 क्रॉप एंड क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के पार्ट 2 में। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्लास 8 साइंस की एनसीईआरटी की सीरीज शुरू करी थी, जिसके अंदर हमने सबसे चैप्टर नंबर 1 शुरू कर दिया था, जिसका टाइटल है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, पहले उसको हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी कि पहले लोग कैसे खेती नहीं करते थे तो खाना कैसे खाते थे, घूम घूम के, और वेजिटेबल से और हंटिंग करके खाते थे, वो सब देखा हमने। फिर उसके बाद हमने क्रॉप्स की डेफिनेशन देखी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताई थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके पहले पार्ट 1 देखिए, फिर इस पे कंटिन्यू करिएगा। क्रॉप की डेफिनेशन देखी, फिर इसके टाइप्स देखे थे हमने, और टाइप्स में हमने मेजरली 2 टाइप्स देखे थे, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो दोनों का अलग अलग सीजन था, अलग अलग एग्जाम्पल थे, तो आपको ये याद रखने थे। इसके बाद हमने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बाद हमने एक्टिविटीज देखी कि किसी भी एक क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरत होती है, वो सारे स्टेप्स के नेम देखे थे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, जिसके अंदर हमने सबसे फर्स्ट स्टेप जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसको कंप्लीट कर लिया था। और इसके अंदर हमने सॉइल की प्रिपरेशन में हम कैसे उसकी टिलिंग करते हैं और किस किस टूल से करते हैं, जिसके अंदर हमने प्लाव और होए 2 टूल का डिस्क्रिप्शन भी देखा था। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर रखी है। तो हमने अब देख लिया कि हमने क्या पढ़ा था। अब हमें नेक्स्ट स्टेप से शुरू करना है इस वीडियो में, जिसका स्टेप क्या है हमारा, सोइंग। सोइंग मतलब क्या है एक्चुअली में, सीड बोना। तो सीड बोने वक्त हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और किस किस टूल्स का यूज होता है, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो फाइनली हमें याद रखना है कि हमने कल्टीवेटर यूज किया था किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए, जो आजकल नाउअडेज यूज होता है। तो आपको ये टूल भी अच्छे से याद रखना था। अभी हम सोइंग का पार्ट देखेंगे, सोइंग क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सोइंग मतलब होता है सीड को बोना। अब सीड को बोने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमें सीड चाहिए, और उसको बोने के लिए हमें क्या चाहिए, टूल्स चाहिए, कि मिट्टी में डालने के लिए हम टूल का यूज करेंगे या किसी मेथड का यूज करेंगे। तो 2 चीजों की जरूरत है। तो सीड अब हमें कैसे देखना है कि अब हमें सीड जो चाहिए वो बहुत ही अच्छे चाहिए, ताकि हमारा जो क्रॉप है वो अच्छे से उगे। तो अच्छी क्वालिटी के सीड चाहिए। अब अच्छी क्वालिटी के सीड का मतलब क्या है, अच्छी क्वालिटी का मतलब है कि सीड जो है वो क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए और हेल्दी होने चाहिए, यानी कि उनके अंदर इंसेक्ट, वीड ये सब नहीं लगा होना चाहिए। अगर वो क्लीन और हेल्दी होंगे तो उसे हम गुड वेराइटी ऑफ सीड कहेंगे, जिससे हमें अच्छी खासी क्रॉप प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब इसके बाद अब अगर हमें पता लगाना हो कि सीड अच्छी क्वालिटी के है या नहीं, हेल्दी है नहीं, तो उसके लिए एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं कि एक ग्लास में हम पानी भर लिया और उसके अंदर हमने सीड डाल दी। अब जो सीड बॉटम पे होंगे और कुछ सीड फ्लोट कर रहे होंगे, तो जो सीड फ्लोट कर रहे हैं इसका मतलब वो क्या है, लाइटर है, हल्के हैं। हल्के इसका मतलब उनके अंदर जो है वो हॉलो है, अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर से खाली है। तो इसका मतलब वो डैमेज हो गए सीड। तो जो सीड डैमेज होंगे वो अंदर से खाली होंगे और वो वाटर में क्या करेंगे, तैरने लग जाएंगे, फ्लोट करने लग जाएंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा जो सीड फ्लोट कर रहे हैं वो डैमेज है, तो उनको हम अलग कर देंगे। और जो सीड्स बॉटम में है, यानी कि वो क्लीन और हेल्दी सीड्स हैं, उनके अंदर मतलब कि उनके अंदर इंसेक्ट या वीड्स वगैरह नहीं लगे हैं, तो उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे अपनी सोइंग प्रोसेस के लिए। तो ये हमने सीड सेलेक्ट कर लिए सबसे पहले। अब हमें देखेंगे टूल्स यानी कि मेथड। तो अगर एक मेथड तो ये है जो पहले यूज किया जाता था, ट्रेडिशनल, यानी कि जो हमेशा से यूज किया आता जा रहा है वो टूल। तो ट्रेडिशनल टूल है, आपको यहाँ पे डायग्राम्स में दिख रहा है। इसके अंदर एक फनल लाइक लॉन्ग फनल होती है, फनल शेप की, और नीचे क्या होती है, नीचे शार्प टूल होता है, कुछ शार्प सा, जो मिट्टी के अंदर गड्ढा करने का काम करता है। तो नीचे जो पार्ट होता है वो गड्ढा करने का काम करता है सॉइल में, और फिर हम फनल में ऊपर से सीड डालते हैं और वो मिट्टी के अंदर सीड चला जाता है, जिसकी वजह से सोइंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो सोइंग सीड इज शेप लाइक अ फनल। सीड जो है फिल्ड किए जाते हैं फनल के अंदर, और फिर वो वहां से फनल के थ्रू नीचे जाते हैं 2 और 3 पाइप्स के थ्रू, और वो शार्प एंड, नीचे जो शार्प एंड है वो मिट्टी में पियर्स करता है और सीड को वहां पे पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जो हमेशा से यूज होता है था। अब एक नया तरीका है जो अब यूज किया जाता है, वो क्या है, वो है सैंड ड्रिल। तो सैंड ड्रिल भी एक टूल है जो किस काम के लिए यूज किया जाता है, सोइंग प्रोसेस के लिए।
तो ये जो है नाउअडेज यूज किया जाता है। ये भी टूल वही काम करता है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो ये टूल जो है सीड को यूनिफॉर्मली और प्रॉपर डिस्टेंस में और बहुत ही अंदर डीप सॉइल में जाके अच्छे से सो करता है। इट इंश्योर, और ये हमें भरोसा दिलाता है कि सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल, और सीड को डीप सॉइल में डालने के बाद ये से मिट्टी से कवर भी कर देता है, जिससे क्या है जो सीड्स हैं, अगर सीड ज्यादा ऊपर रहेंगे मिट्टी के तो बर्ड्स वगैरह उनको खा सकते हैं। अगर वो डीपली अच्छे से मिट्टी के अंदर चले गए हैं तो वो बर्ड से जो डैमेज होता है वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो सैंड ड्रिल जो है वो हेल्पफुल होता है यूनिफॉर्म डिस्टेंस, यानी कि अगर मिट्टी में क्रॉप प्रोडक्शन होगी तो एक रो वाइज होगी। तो यहाँ पे एक सीड है, यहाँ पे एक सीड है, अब एक सीड यहाँ पे और दूसरा सीड भी इसी के पास हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, ओवर क्राउडिंग होगी। जब वो प्लांट में चेंज होगा तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, जिसकी वजह से जो सॉइल में न्यूट्रिएंट है वो भी क्या हो जाएगा, दोनों को सही से मिल नहीं पाएगा, जिसकी वजह इसीलिए हमें सोइंग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन सीड्स के बीच में, ताकि जब क्रॉप प्रोड्यूस होए तो उनके बीच में ओवर क्राउडिंग ना हो। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो अब हमने क्या किया, अपनी क्रॉप में हमने पहले तो सॉइल प्रिपेयर कर ली है, फिर उसके अंदर हमने सीड भी बो दिए हैं। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो अब हमें देखना है हमने मैन्योर ऐड करना है और फर्टिलाइजर ऐड करना है। अब ये होते क्या हैं और ये क्यों ऐड किए जाते हैं, इससे क्रॉप को क्या बेनिफिट होता है, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर को क्यों ऐड करते हैं, ये एक सब्सटेंस है जिसको ऐड किया जाता है सॉइल में इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो इसको ऐड क्यों किया जाता है, इसको सॉइल में ऐड किया जाता है ताकि प्लांट की जो ग्रोथ है वो हेल्दी हो, सॉइल में जो है वो न्यूट्रिएंट अच्छे से बना रहे। तो एक तरह से न्यूट्रिएंट ऐड कर रहे हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या कर रहे हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट ऐड कर रहे हैं और वही न्यूट्रिएंट्स प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो हमने सुना था कि सॉइल जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट पहले से ही होते हैं, तो फिर हम ये क्यों करते हैं। तो इसका भी एक रीजन है कि जब हम एक ही सॉइल पे अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को उगाते रहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो है वो कम हो जाते हैं, उनकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है। तो जब हम दूसरा क्रॉप वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अंदर उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बाहर से क्या करते हैं फार्मर्स, मैन्योर ऐड करते हैं और सॉइल को रिप्लेनिश करते हैं। रिप्लेनिश मतलब उनके अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा फिर से बढ़ा देना। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्लेनिश ऑफ सॉइल को मैन्योरिंग। ठीक है, मैन्योरिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम सॉइल को रिप्लेनिश करते हैं विथ एडिंग मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर काम एक ही करते हैं लेकिन दो अलग अलग सब्सटेंस है। तो मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि नेचुरली बना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं, डेड मटेरियल से। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कहाँ से मिलता है हमें, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से। तो यहाँ पे ये मैन्योर की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखनी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। मैन्योर का क्या मतलब होता है आपको पूछा जा सकता है। तो आगे हम मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंसेस भी याद करेंगे, तो वो भी आपको अच्छे से लर्न करने हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और मिलता कहाँ से हमें, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। ये दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब फार्मर्स क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल के वेस्ट को एक गड्ढे में डाल देते हैं और वहां पे छोड़ देते हैं बहुत दिन के लिए, जिसके अंदर फिर वो डिकम्पोज हो जाता है, वो एनिमल वेस्ट और प्लांट का वेस्ट, और उससे फिर क्या बनता है, ऑर्गेनिक मैन्योर बनता है। अब ये डिकम्पोजिशन जो हम बोल रहे हैं ये एक प्रोसेस है और ये कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में पहले से पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, वो ही इस एनिमल और प्लांट वेस्ट को डिकम्पोज करके मैन्योर में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैन्योर की डेफिनेशन देख ली। अब हमें देखनी है फर्टिलाइजर की डेफिनेशन। फर्टिलाइजर भी सेम काम करता है लेकिन ये केमिकल सब्सटेंस होता है। मैन्योर क्या था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, नेचुरली मिल रहा था, मतलब ऑर्गेनिक यानी कि लिविंग बीइंग से मिल रहा था। ये केमिकल सब्सटेंस है जो ह्यूमंस बनाते हैं और ये भी रिच होते हैं न्यूट्रिएंट में। तो ये भी न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, इसलिए हम इसको सॉइल में ऐड करते हैं तो सॉइल की न्यूट्रिएंट की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो अब एक नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट किया गया है कि फर्टिलाइजर और मैन्योर की जरूरत ही क्यों है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्टिविटी में कि हमने
एक तरह से 3 टाइप के प्लांट्स लिए, 3 टाइप के पॉट लिया है, ए बी सी। ए में हमने काऊ का डंग डाला जो कि मैन्योर है, और दूसरे में हमने लिटिल यूरिया डाला है। तो यूरिया किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पे अपन देख रहे हैं यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सल्फर, ये सारे पोटैश, एनपीके, ये सारी चीजें क्या है? फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल है। तो लिटिल यूरिया जो हमने डाला वो फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल है, यानी कि फर्टिलाइजर है। और तीसरे गमले में हमने क्या किया? कुछ भी नहीं डाला, विदाउट एडिंग एनीथिंग। तो हमें पता चल जाएगा कि फर्टिलाइजर और मैन्योर डालना क्यों जरूरी है। तो अब आपके इसके रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ए में क्या है? लिटिल हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट, इसमें भी क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है। बट सी में क्या हो रहा है? बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसके से आपको फंक्शन पता चलता है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर का क्या फंक्शन है, उसको ना यूज करने से क्या होता है। ठीक है, तो अब हमने फर्टिलाइजर की डेफिनेशन देखी थी, एग्जाम्पल्स देख लिए। अब यूज ऑफ फर्टिलाइजर भी क्या है? हेल्प करता है फार्मर को बेटर ईल्ड के लिए। बट जैसे कि हमने कहा कि ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक नहीं होता, ये केमिकल्स होते हैं। तो अगर हम ज्यादा मात्रा में इसे यूज करेंगे तो ऑब्वियसली ये सॉइल को क्या बना देगा? लेस फर्टाइल बना देगा। तो हमेशा इसकी मात्रा जो है अप्रोप्रिएट रखनी चाहिए, ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। और ये अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये वाटर पोल्यूशन का भी सोर्स होता है, यानी कि वाटर पोल्यूशन भी कॉज कर सकता है। और ये कौन कौन से प्लांट्स में यूज किया जाता है? वीट, पैडी एंड मेज। ठीक है, तो एक्सेसिव मात्रा यानी कि एक्सेसिव यूज जो नहीं करना चाहिए फर्टिलाइजर का, क्योंकि ये केमिकल सब्सटेंस है। तो जनरली फार्मर्स क्या प्रेफर करते हैं? मैन्योर को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसकी ज्यादा मात्रा होने से भी कुछ नहीं होता और वो ऑर्गेनिक होता है, तो क्रॉप को वो डैमेज भी नहीं करेगा। तो यूज ऑफ मैन्योर जो है वो सॉइल को भी इम्प्रूव करता है, उसके टेक्सचर को भी, और उसकी वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी को भी वापस लाता है। ठीक है, यानी कि बरकरार रखता है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी सॉइल की सही रहती है, उसका टेक्सचर भी सही रहता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट भी रहते हैं। रिप्लेनिश द सॉइल विथ ऑल द न्यूट्रिएंट, तो इसमें ऑल द न्यूट्रिएंट के साथ सॉइल जो है वो अच्छी रहती है। ठीक है, तो अब रिप्लेनिश करने के लिए हमने देखा मैन्योर। रिप्लेनिश का मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ाना या फिर स्टेबल रखना। तो अब रिप्लेनिश करने के लिए हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड किया था। अब इसका एक और तरीका भी है रिप्लेनिश करने का सॉइल को, या फिर हम ये कर सकते हैं कि क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। तो ये टर्म भी आपको याद रखनी है, क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है? एक टाइम पे हमने एक जगह पे एक टाइप की क्रॉप लगा दी, फिर अगली बार हमने उसी जगह पे डिफरेंट क्रॉप लगा दी, तो वो क्रॉप रोटेशन हो जाता है। मतलब ये नहीं कि अगर आप एक जगह पे गेहूं गा रहे हो तो हमेशा गेहूं गाओगे, तो गेहूं में सेम टाइप के जो न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ रही होगी वही हमेशा क्या होगी? यूज होगा सॉइल से, और सॉइल में उसकी कमी हो जाएगी। लेकिन हम एक जगह पे हमने लेग्यूम का प्लांट लगा दिया एज फोडर इन एक सीजन में, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट सीजन में वहां पे वीट लगा दिया, तो वो क्या हो गया? क्रॉप रोटेशन हो गया। ठीक है, अब राइजोबियम बैक्टीरिया का भी यहाँ पे रोल है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है? ये प्रेजेंट होते हैं कुछ लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उनके रूट्स के अंदर, एक नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, और काम क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्स करने का। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के अंदर नोड्यूल्स होते हैं, ऐसे नोड्यूल्स बने होते हैं पिंक कलर के, जिसके अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये काम क्या करते हैं? सॉइल से नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट के यूज के लिए हेल्पफुल बनाते हैं। ठीक है, तो इनका भी यहाँ पे आपको एक फंक्शन है, एज अ फंक्शन राइजोबियम बैक्टीरिया का याद रखना है। क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना प्लांट के लिए, क्योंकि प्लांट भी नाइट्रोजन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप हम टेबल बोला था आने वाली है फर्टिलाइजर और मैन्योर का डिफरेंस। तो ये आपको अच्छे से याद रखने सारे, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, एक बार और देख लेते हैं। फर्टिलाइजर हमने कहा था ये इनऑर्गेनिक है, मैन्योर हमने कहा था ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस से मिलकर बना है, यानी कि डिकम्पोजिशन होता है जब वेस्ट का, तो उससे मिलकर बना है। तो ये जैसे उसका ऑपोजिट ये ऑर्गेनिक है, तो ये इनऑर्गेनिक कहा जाएगा, या फिर केमिकल सब्सटेंस भी कह सकते हैं। अब फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ऑब्वियसली ये केमिकल सब्सटेंस है तो फैक्ट्रीज में बनेगा ह्यूमंस के थ्रू। और मैन्योर जो है वो फील्ड में बनाया जाता है, हमने देखा था कैसे बनाया जाता है, गड्ढा करके उसके अंदर प्लांट और एनिमल का वेस्ट डाल के छोड़ देते हैं, तो वो डिकम्पोज होके मैन्योर में चेंज हो जाता था। अब एक फर्टिलाइजर जो है डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल, ये बात तो है। ह्यूमस हमने कहा था एक डार्क कलर का कॉम्प्लेक्स होता है जो डिकम्पोजिशन के बाद ही बनता है।
तो वो जो है वो मैन्योर प्रोवाइड कर सकता है सॉइल को, लेकिन फर्टिलाइजर नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस ही नहीं होती, तो ये ह्यूमस नहीं बनाता। फर्टिलाइजर जो होते हैं वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, क्योंकि ह्यूमंस स्पेसिफिकली बनाते हैं इसलिए ताकि ये न्यूट्रिएंट रिच हो। और कौन से न्यूट्रिएंट इसमें ज्यादा रिच होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो इसे NPK भी बोला जाता है शॉर्ट में। ये NPK एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये उनके सिंबल्स है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। तो मैन्योर जो होता है न्यूट्रिएंट स्पेसिफिकली लेस होता है, लेकिन ओवरऑल जो है सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। तो इसके अंदर स्पेसिफिक ये न्यूट्रिएंट की मात्रा जो ज्यादा होती है फर्टिलाइजर में, बट मैन्योर में ओवरऑल ऑल न्यूट्रिएंट्स होते हैं बट लेस अमाउंट में होते हैं। ठीक है, अब मैन्योर का हमने देख लिया, फर्टिलाइजर और मैन्योर दोनों का एक ही फंक्शन है, लेकिन मैन्योर जो है वो ज्यादा हेल्पफुल होता है, तो इसके अलग से एडवांटेज होते हैं। तो हमने पहले ही देख लिया, एक तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बरकरार रखता है, और ये सॉइल को पोरस बनाता है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज जो है वो इजी रहता है प्लांट्स के लिए सॉइल में। और ये इंक्रीज करता है फ्रेंडली माइक्रोब्स को भी। तो माइक्रोब्स इंक्रीज करेगा तो ज्यादा से ज्यादा डिकम्पोजिशन होगा सॉइल में, तो वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट जो है उस डिकम्पोजिशन के थ्रू प्लांट्स को मिलेगा। और ये टेक्सचर ऑफ सॉइल को भी इम्प्रूव करता है। तो टेक्सचर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये हमने पहले ही पढ़ा था। यहाँ पे दो और एडवांटेजेस हमें देखने को मिले। सॉइल को पोरस बनाता है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज जो है वो इजी हो जाता है, और फ्रेंडली माइक्रोब्स की मात्रा को बढ़ाता है सॉइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक और स्टेप कंप्लीट हो गया है क्रॉप प्रोडक्शन का। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इरिगेशन। तो इरिगेशन में हम क्या करते हैं और कौन से टूल्स यूज करते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए, वो देखते हैं। तो इरिगेशन का मतलब क्या है, तो सबसे पहले उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स, यानी कि अलग अलग टाइम पे, एक टाइम इंटरवल पे, टाइम गैप पे क्रॉप्स को वाटर की सप्लाई देने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इरिगेशन। तो ये इरिगेशन की बेसिक डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है। अब वाटर की जरूरत क्यों है? हम तो कहते हैं कि प्लांट जो है वो सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट वो इतना प्रॉपर वे में पानी नहीं होता, तो हमें वाटर देना पड़ता है सॉइल में, फिर वो वाटर को जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो प्लांट के कौन से पार्ट से होता है? रूट से। तो ये आपको याद रखना है कि प्लांट के कौन से पार्ट से वाटर एब्जॉर्ब होता है? रूट से। अब रूट से जो सॉइल में सिर्फ वाटर ही नहीं एब्जॉर्ब होता, उसके साथ हमने देखा था हम मिनरल्स और फर्टिलाइजर जो ऐड कर रहे थे सॉइल में, वो भी कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, और वो प्लांट को पहुंचाती है। तो प्लांट में नियरली 90% जो है वो वाटर होता है, तो 90% वाटर एब्जॉर्ब होता है, और वाटर से ही बाकी सारी चीजें, यानी कि जो मिनरल और फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब होते हैं वो वाटर की मदद से ही प्लांट में अपटेक किए जाते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब होते हैं वाटर में मिक्स होके और ऊपर की तरफ लीफ तक पहुंचते हैं। तो इसीलिए वाटर क्या है? एक एसेंशियल है, एसेंशियल एलिमेंट है। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। एलिमेंट नहीं, एसेंशियल में, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस। तो सीड ग्रो जो करता है, पौधा जब बनता है, वो कभी भी ड्राई कंडीशन में नहीं हो सकता, हमेशा उसे मॉइस्चर चाहिए और न्यूट्रिएंट चाहिए। और न्यूट्रिएंट भी कैसे एब्जॉर्ब होता है? वाटर की मदद से। ठीक है, तो अब इरिगेशन के लिए हम समर में देखते हैं। समर में तो ज्यादा वाटर की जरूरत है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही होती है। तो समर्स पे क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। अब सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है? और सोर्स यानी कि पानी हम कहाँ कहाँ से दे सकते हैं? तो वेल यानी कि कुएं से दिया जाता था पहले, ट्यूबवेल्स होते हैं, पॉन्ड में पानी पाया जाता है तो वहां से भी पानी ले सकते हैं, लेक्स, रिवर्स यानी तालाब, नदियां, डैम, जहां पे भी पानी ज्यादा मात्रा में, वहां से हम क्या कर सकते हैं? इरिगेशन का सोर्स हो सकता है, वहां से पानी लेके हम क्रॉप्स को सप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए मेथड्स कौन से यूज किए जाते हैं? मेथड या फिर टूल्स भी कह सकते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे मेथड जो पहले के जमाने में यूज किए जाते थे, बट वो इतने एफिशिएंट नहीं होते थे। तो ट्रेडिशनल मेथड जो होते हैं वो लेस एफिशिएंट होते हैं, बट बहुत ही सस्ते होते हैं, लेकिन ज्यादा यूजफुल नहीं होते। और इन सारी मेथड में क्या है? या तो कोई एनिमल यानी कि कैटल, या फिर ह्यूमन का जो हार्ड वर्क होता है, लेबर वर्क, वो यूज होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, पहला मेथड मोट यानी कि पुले सिस्टम। इसमें क्या है? एक ह्यूमन या फिर एनिमल क्या करेगा? यहाँ पे ह्यूमन दिखाया है, पानी को पहले खींचेगा और फिर निकाल के और फिर सारे क्रॉप्स को देगा। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा मैनुअली सिस्टम है। दूसरा है चेन पंप। तो चेन पंप आपको यहाँ पे दिखेगा,
सेकंड डायग्राम में आपको दिख रहा है यहाँ पे चेन पंप में क्या हो रहा है, यहाँ पे पंप लगा दिया गया है और वो अपने आप पंप को ऑन कर देंगे तो वो पानी को खींच के और सारे क्रॉप्स में पहुंचाएगा। अब ये जो पंप है ये अपने आप नहीं चलता है, इसके लिए भी बहुत सारी चीजें यूज होती है। तो पंप को चलाने के लिए भी डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें यूज होती है। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल में डेकली और फोर्थ है राहत। तो डेकली में आपको यहाँ पे दिख रहा है कैसे यूज हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, अब एक रॉड लगा दी गई है, लेकिन इसमें भी ह्यूमन वर्क यूज हो रहा है। ह्यूमन क्या कर रहा है, पानी बाल्टी से खींच के और सारी क्रॉप्स में पहुंचा रहा है। और ये लास्ट जो है हमारा राहत, ये वाला मेथड, इसमें भी आपको दिख रहा है ह्यूमन नहीं, लेकिन यहाँ पे एनिमल्स की मदद ली जा रही है। एनिमल्स इसको चला रहा है और सारी बाल्टी से पानी निकल के सारे क्रॉप्स में पहुंच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रेडिशनल मेथड देखे जिसके अंदर हमने देखा मोट, फिर चेन पंप, डेकली और रात। इन सबको क्या है, ह्यूमन या फिर एनिमल्स लेबर की जरूरत होती है। और जो पंप्स होते हैं जिनमें इन दोनों की जरूरत नहीं होती, तो उसके लिए डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें यूज होती है पंप्स को चलाने के लिए। तो ये थे ट्रेडिशनल मेथड जो पहले से यूज किए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कुछ मॉडर्न मेथड जो अब के जमाने में यूज किए जाते हैं और बहुत ही एडवांस है और ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो ये नाउ डेज यानी कि अब के दिनों में ये यूज होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे पंप लगा हुआ है और ये यहाँ से ऑन करते हैं हम, और ये जैसे ही ऑन करते हैं तो सारे क्रॉप्स के पास यहाँ पे एक नॉब लगा हुआ होता है, और जैसे ही हम ये नॉब ऑन करते हैं तो यहाँ से पानी स्प्रिंकल की तरह सारी क्रॉप्स में सप्लाई हो जाता है। अब ये वाला सिस्टम स्पेशली किस तरह की क्रॉप में यूज होता है, तो ये मोर यूजफुल होता है ऑन अनइवन लैंड, जहाँ पे जो जमीन है वो उबड़ खाबड़ है तो आराम से पहुंच नहीं सकता, इसलिए जगह जगह पे क्रॉप के स्प्रिंकलर लगाए गए ताकि आराम से सारी जगहों पे, सारी क्रॉप्स पे पानी जो है अच्छे से सप्लाई हो पाए। ठीक है, वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे अगर जमीन उबड़ खाबड़ है तो मे बी वहाँ पे पानी सही से मिलेगा नहीं सॉइल से, इसीलिए ये ऊपर से, प्लांट के ऊपर से यानी कि क्रॉप के ऊपर से स्प्रिंकलर सिस्टम से क्या हो रहा है, वाटर सप्लाई हो रहा है। ठीक है, वाटर इज नॉट अवेलेबल। परपेंडिकुलर पाइप्स होती हैं, हमने इसका देख लिया स्ट्रक्चर, हैविंग रोटेटिंग नोजल, टॉप पे यहाँ पे नोजल होता है, जॉइंट टू मेन पाइपलाइन, ये मेन पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है जो कि सारे नॉब, और जैसे ही हम ऑन करते हैं रेगुलर इंटरवल पे हम यानी कि एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन के बीच में हम पानी को प्रोवाइड करते हैं। तो स्प्रिंकल क्रॉप के ऊपर क्या होता है, स्प्रिंकल होने लग जाता है जैसे कि बारिश हो रही हो। तो स्प्रिंकलर जो वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल के लिए भी ज्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट है हमारा ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम भी नाउअडेज यूज होता है। तो ड्रिप सिस्टम में भी आपको दिख रहा है यहाँ पे बस स्प्रिंकलर की तरह नहीं, लेकिन यहाँ पे मेन नॉब जो है सारी नीचे यानी कि सॉइल में डायरेक्ट पानी जाएगा और एक एक क्रॉप प्लांट की रूट तक पानी पहुंचाएगा। तो ये सिस्टम जो है इसमें वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो उसमें क्या था, स्प्रिंकलर की तरह हो रहा था, यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद पानी जो है वो रिलीज होता है और क्रॉप तक पहुंचता है। तो इसमें जो पोजीशन है रूट की, ऑब्वियसली यहाँ पे डायरेक्टली रूट को जा रहा है तो ये भी ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि डायरेक्ट रूट्स को वाटर पहुंच रहा है, इसलिए ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, ड्रिप सिस्टम। ठीक है, तो रीजन, और ये कहाँ के लिए यूज होता है, जहाँ पे वाटर का जो कंसंट्रेशन है बहुत ही बेकार है अगर सॉइल में, तो हम वहाँ पे इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया इरिगेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें क्रॉप को वीड से भी सेफ रखना है, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं और वीड्स से हम अपनी क्रॉप को कैसे बचाएं, ये हम इसमें देखेंगे। तो वीड्स हमें किसे कहते हैं, वीड्स हम किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस या मटेरियल जो हमारी क्रॉप को हार्म पहुंचाए या फिर हमारे लिए अनडिजायरेबल, जो हमें नहीं चाहिए, तो वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, वीड्स कहेंगे। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। कोई भी अनडिजायरेबल प्लांट्स जो कि ग्रो कर गया है अपने आप, मतलब जैसे अगर हम वीट की क्रॉप लगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं कोई और वेजिटेबल या कोई और अनाज उग जाए तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा वहां पे अनडिजायरेबल हो जाएगा, तो उसे भी हम वीड्स कहते हैं। कोई भी प्लांट जो नेचुरली ग्रो कर गया हो अपने आप, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनडिजायरेबल प्लांट, उसको हम वीड्स कहते हैं। तो इंसेक्ट जो होते हैं उनको भी हम वीड्स कह सकते हैं। अब वीड्स को हटाने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं रिमूवल ऑफ वीड्स के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, वीडिंग। तो वीडिंग जो है बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि वीड्स जो है अगर हम उसे ना हटाएं तो वो हमारी क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं पूरी तरीके से, और हमारा जो ईल्ड है यानी कि क्रॉप का जो हमारा बेनिफिट है वो बहुत ही कम हो सकता है। अच्छे से क्रॉप उगेंगी नहीं तो फिर वो हमें अच्छे से अनाज नहीं दे पाएंगी, सीड्स जो है वो अच्छे नहीं निकलेंगे।
तो क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, तो वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट, ये सारी चीजें जो हैं जब हम अपनी क्रॉप को देते हैं तो अगर वीड्स उसमें अनडिजायरेबल प्लांट्स उग जाए तो वो भी ये सारी चीजें शेयर कर लेते हैं। हमारी जो मेन क्रॉप है उनको ये सारी चीजें सही से नहीं मिल पाती, तो ये अफेक्ट करते हैं ओवरऑल ग्रोथ पे, और ग्रोथ सही से नहीं होती अगर वीड्स अगर साथ में ग्रो कर गए तो। ठीक है, तो वीड इंटरफेयर करते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी, जब हम क्रॉप को काटते हैं एंड में तो उस टाइम पे भी जो अनडिजायरेबल प्लांट्स है वो भी कट जाएंगे या उनको दिक्कत होगी, तो उसकी वजह से हमारा जो मेन प्लांट है वो दिक्कत करता है। और कभी कभी जो ये अनडिजायरेबल प्लांट है ये पॉइजनस भी हो जाते हैं, तो एनिमल्स के लिए भी पॉइजनस हो जाते हैं और ह्यूमन बीइंग से भी। तो हार्वेस्टिंग के टाइम में अगर हमने उसको भी काट लिया तो मे बी वो खाने लायक ना हो। तो जब हम टिलिंग करते हैं, तो हमने टिलिंग प्रोसेस कब देखी थी, जब हम सॉइल प्रिपरेशन कर रहे थे, तो सॉइल को टर्न करने की प्रोसेस को हम टिलिंग कह रहे थे। बिफोर सोइंग से जब हम करते थे टिलिंग प्रोसेस, तो वो हेल्प करता है अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। तो यह एक प्रोसेस है, पहली प्रोसेस जो प्रिपरेशन के सॉइल के समय हम कर रहे थे टिलिंग, वो हेल्प करता है किलिंग ऑफ वीड्स के लिए। ठीक है, और ड्राई अप मिक्स विथ सॉइल, और सॉइल को ऊपर नीचे करके वो मिक्स कर देते हैं जिसकी वजह से वीड्स मर जाते हैं। तो प्लांट जो है जो अनडिजायरेबल उग भी रहे होंगे वो मिट्टी में से उखड़ जाएंगे, उनकी रूट जो है वीक हो जाएगी। तो ये तो फिजिकल रिमूवल हो गया अपरूटिंग से, या फिर कटिंग करके जो मैनुअली टाइम के टाइम सॉइल को ऊपर नीचे करें जिससे वीड्स जो है वो कट जाए। और दूसरा तरीका क्या है, वीडीसाइड्स। तो वीडीसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जिसको हम स्पेसिफिकली अपने क्रॉप के ऊपर या सॉइल पे छिड़कते हैं, जिससे जो अनडिजायरेबल प्लांट्स है वीडीसाइड्स है वो मर जाए और उनका कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो वीडीसाइड सेकेंड मेथड है वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो वीड्स को हम स्प्रे करके भी दे सकते हैं वीडीसाइड्स को फील्ड्स पे। वीडीसाइड्स को स्प्रे किया जाता है जनरली, जो क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं, मे बी गैशियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो वेजिटेटिव ग्रोथ पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है इसका, इसलिए हमें ज्यादा मात्रा में वीडीसाइड्स नहीं देना चाहिए। हमने क्रॉप प्रोडक्शन के सारे स्टेप्स को फॉलो किया, यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सॉइल को प्रिपेयर किया, फिर हमने सीड को बोया, फिर हमने उसमें टाइम टू टाइम क्या किया, मैन्योर को ऐड किया या फिर फर्टिलाइजर को ऐड किया, फिर उसके बाद हमने उसको वीड से भी बचाया, फिर हमने प्रॉपर टाइम पे उसमें वाटर भी सप्लाई किया, यानी कि इरिगेशन भी किया, उसको वीडीसाइड्स का भी हमने एक्सपोजर दिया। अब ये सारी चीजें रेगुलर करने के बाद फाइनली जब हमारी क्रॉप जो है अच्छे से मैच्योर हो जाती है, यानी कि उसके अंदर फ्लावर भी आ जाता है और सीड्स भी उसके हम अब निकाल सकते हैं, फ्लावर के बाद सीड भी मैच्योर हो जाता है। तो अब लास्ट स्टेप क्या आता है क्रॉप प्रोडक्शन में, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, इस प्रोसेस की डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है, हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ से शुरू होती है, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारी जो फसल है अच्छे से हो जाए, अच्छे से उग जाए, अच्छे से उसमें फ्लावर और सीड्स बन जाए, उसके बाद हम उसे काटते हैं ताकि हम आगे फर्दर उसका यूज कर सके। तो उसी प्रोसेस को यूज करने के लिए जब हम क्रॉप को काटते हैं आफ्टर मैच्योर, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। तो अब हार्वेस्टिंग करने के लिए भी टूल्स यूज होते हैं। हार्वेस्टिंग करने के लिए आप हार्वेस्टिंग के टाइम पे आप दो चीजें करते हो, एक तो कटिंग करते हो और फिर कटिंग करने के बाद उसमें से सीड्स और जो कुछ अनडिजायरेबल चीजें होती है जैसे घास फूस होता है, जिसे हम घास फूस होता है उसे हम अलग करते हैं सीड से, ताकि सीड जो है हम आगे जाके स्टोर कर सके। तो वो दो चीजें स्टेप करनी है, एक तो थ्रेशिंग और एक सेपरेशन। तो हम इसके लिए अलग अलग टूल यूज सकते हैं। सिक्कल से हम काट सकते हैं, तो ट्रेडिशनल मेथड जो पहले के जमाने में नॉर्मली सिक्कल यूज किया जाता था कटिंग के लिए, बाय मैनुअली हाथों से काट सके, या फिर अब के जमाने में जो कि मशीन्स यूज होते हैं जिसका नाम है हार्वेस्टर, तो वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद जब काटने के बाद ग्रेन को यानी कि सीड को जो है वो सेपरेट किया जाता है, जो उसके अंदर गंदगी है उससे, यानी कि गंदगी ओवरऑल घास फूस जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चाफ बोलते हैं। तो चाफ मतलब भूसा है जो सीड्स के आगे पीछे होता है, सीड्स की जो कवरिंग होती है उन सबसे सीड को अलग करने की प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। तो ये सेकेंड स्टेप होता है। तो थ्रेशिंग जो है हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुका है, आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो या तो हम थ्रेशिंग के लिए अलग से स्टेप यूज कर सकते हैं जिसे हम विनोइंग कहते हैं, या फिर आप ये मशीन यूज कर सकते हो कंबाइन, जो आपको डायग्राम में दिख रही है। ये कंबाइन जो है ये हार्वेस्टर भी है और थ्रेशर भी है, यानी ये हमारी क्रॉप को कट भी करता है और फिर उसको सेपरेट भी कर देता है चाफ से।
ठीक है। तो इकट्ठे ये सारा काम कर देता है, जो कि एडवांस है, आपके ज़माने में यूज़ होता है। लेकिन पहले जिनकी ज़मीन छोटी सी होती है, जो फार्मर्स, उनके पास छोटी सी जगह है, वो इतनी बड़ी मशीन को कहाँ से अफोर्ड करेंगे, तो वो नॉर्मली पहले सिक्कल से कट करते हैं क्रॉप को, और फिर उसके बाद विनोइंग प्रोसेस से क्या करते हैं, ग्रेन को चाफ से अलग करते हैं। अब विनोइंग प्रोसेस भी हमने देखा था, जिसमें ऊपर से ग्रेन को नीचे गिराया जाता है और हवा के थ्रू जो उसके अंदर जो लाइट वेट मटेरियल होता है, यानी कि चाप, वो हवा में से दूर चला जाता है और सीड जो है वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, सूप के थ्रू जो हम करते हैं प्रोसेस, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमने क्या क्या देखा है यहाँ पे। आज हमने देखा एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फिर हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर का फंक्शन देखा, और मैन्योर कैसे ज़्यादा इफेक्टिव है हमने वो देखा, और उसके बाद हमने वीडीसाइड्स भी देखे, इरिगेशन प्रोसेस भी देखा, उसके टूल्स भी देखे, वीडीसाइड्स कौन कौन से होते हैं और क्यों वीड्स किसे कहते हैं ये देखा। फिर उसके बाद हमने फाइनली हार्वेस्टिंग प्रोसेस भी देखी। तो इतना हमने आज के पार्ट में कंप्लीट कर लिया। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या कंप्लीट करेंगे, स्टोरेज, जिसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनको इनकी जरूरत है, जिनको इनकी नीड है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।